मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, फिर तुमने कैसे खुद को बेलिबास कर लिया? मैं तुम्हारे कितना करीब आया था, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए थी। फिर तुम्हारी माँ को ये कैसे पता चल गया? अरसलान की कड़क आवाज पर अबरस का दिल गर्मा गर्म झंझना उठा। उलझन में उसने अपने शौहर को देखा। ऐसे मत देखो अवर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें बस समय दे रहा था कि संभल जाओ, लेकिन मेरी नरमियत का तुम और तुम्हारी माँ ने नाजायज फायदा उठाया है और मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं जानती कि मैं अरसलान खानजादा हूँ। मर जाऊंगा, मार डालूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जिस बात को बनाकर तुम अलग होना चाहती हो, अब मैं उसे पूरा कर दूंगा। आज अभी इसी वक्त वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था। अब कल अपनी माँ को बता देना मेरे शौहर ने मुझे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे छुआ। मम्मा प्लीज़, आप क्या कह रही हैं? मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप जानती हैं ना वो कितना गुस्से वाला और सन की इंसान है। मैं नहीं कर सकती उससे शादी। आप उसे मना कर दें। कैसे मना कर दूं? वो अकेला वारिस है सारी जायदाद का और बचपन से तय रिश्ता है। अब खत्म नहीं हो सकता अवरश। जब तक शादी नहीं हो जाती। उसकी माँ समीरा ने उसे समझाने की कोशिश की। क्या मतलब मम्मा? शादी के बाद क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? उस आदमी के गुस्से से तो पूरा खानदान डरता है। जरा सी बात उसके मूड के खिलाफ हो जाए तो नवाब साहब का पारा चढ़ जाता है। और मैं क्या सारी जिंदगी उसका मूड ही ठीक करती रहूंगी? हर वक्त की रोक टोक मुझसे नहीं होती। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। क्या बकवास है ये? और आपने उसकी उम्र देखी है? पूरे 9 साल बड़ा है मुझसे। नाना जान को क्या सूझी जो मुझे उसी के गले बांध रहे हैं? दुनिया में और लड़कियां नहीं है क्या? मैं ही क्यों? वो बिना रुके बोले जा रही थी, ये जाने बिना कि जिसके बारे में वो इतनी बुराई कर रही थी वो पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अबरस कमरे में जाओ, समीरा बेगम ने दांत पीस कर कहा। मम्मा, उसने फिर से विरोध करना चाहा। अबरस, सुना नहीं तुमने? इस बार लहजा सख्त था। वो आंखों से आंसू लिए सीढ़ियों पर चढ़ गई थी, जबकि अपनी जेबों में हाथ डाले नवाब अरसलान खानजादा बेफिक्र नजरों से समीरा बेगम को देख रहा था। कोई काम था? समीरा ने नरमी से पूछा। काम तो था, पर अब लगता है कोई और फैसला लेना पड़ेगा। शायद आपकी बेटी को इस शादी से काफ़ी ऐतराज़ है। अरसलान के ठंडे अंदाज पर समीरा के होठ भींच गए थे। ये आपका मसला नहीं अरसलान खानजादा। मैं अपनी बेटी को संभालना जानती हूँ। शादी की तारीख तय हो चुकी है। 1 हफ्ते बाद शादी है, लेकिन आपकी बेटी का दिमाग तो 7वें आसमान पर है। अरसलान की बात पर समीरा का पारा चढ़ गया। 1 हफ्ते बाद? लेकिन मुझसे तो बाबा जान ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं बता रहा हूँ ना, इतनी काफ़ी नहीं है। इस बार उसका लहजा तीखा था। ठीक है, हो जाएगा सब, समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। इतना कहकर अरसलान चला गया और समीरा का सिर चकरा गया। बाबा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ 1 हफ्ते में रुखसती, ये तो हद है। समीरा बेगम थक कर सोफे पर बैठ गईं। उन्हें बार बार अबरस की चिंता हो रही थी। वो किसी तरह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे मनाना तो जैसे पहाड़ तोड़ने के बराबर था। क्या बात है छोटे नवाब, इतनी जल्दी किस बात की है? नवाब अशदुल्ला खानजादा ने अरसलान के चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। जल्दी है दादा जान, क्योंकि मुझे आपकी पोती पर भरोसा नहीं है। अगर उसका वश चले तो वो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दे, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं कर रही। आगे कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि अब जल्दी ज़रूरी है। अरसलान के साफ शब्दों पर असद खानजादा ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद सब इंतजाम हो जाएंगे। उन्होंने अरसलान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो अरसलान की किसी बात को नहीं टालते थे और बचपन के इस रिश्ते को जिंदा रखने की असली वजह भी अरसलान ही था, जो अपनी बचपन की मंगनी तोड़ना नहीं चाहता था। समीरा ने अवरश को बहुत समझाया, पर अवरश भी उनकी बेटी थी। उसने भी जोरदार विरोध किया था, यहाँ तक कि उसने भूख हड़ताल भी कर दी थी। लेकिन समीरा ने उसकी एक ना सुनी और आज शादी का दिन आ गया था। वो दुल्हन के जोड़े में किसी आसमान से उतरी
परी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों की उदासी ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। अवरस फहीम खान, आपका निकाह नवाब अरसलान अरवाज खान पुत्र अरवाज खान के साथ 1 करोड़ रुपये मेहर में तय हुआ है। कि आपको ये निकाह कबूल है? इतना ज़्यादा मेहर क्यों भाई? क्या पैसे पेड़ों पर लगते हैं? नजहत बेगम तो जैसे भड़क उठी थी। वो रिश्तों में समीरा की देवरानी लगती थी। क्यों भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। इतना देने की क्या ज़रूरत है? ये तो आगे चलकर हमारी बेटियों के लिए परेशानी बन जाएगा ना। तुम्हारी तो एक ही बेटी है, वो चली जाएगी। हमारी तो दो दो हैं। हम कहाँ से लाएंगे इतने अमीर लड़के? नजहत की बातें सुनकर समीरा ने सिर हिलाया और निकाह की रस्म पूरी करवाई। अब बाहर मर्दों के कमरे में निकाह चल रहा था। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। मौलवी साहब ने दूल्हे को बधाई दी। अरसलान को सब कुछ बहुत शांति से होता देख कुछ अजीब लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से समीरा फूफो ने सब होने दिया। खैर वो भी सुकून से अपने दादा की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक रुखसती की आवाज़ उठी। लेकिन समीरा बेगम घबराई हुई बाहर निकली। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या हुआ समीरा, सब ठीक है ना? नवाब साहब ने घबरा कर पूछा। बाबा जान, वो अवरश कमरे में नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई? शमीरा की रोती आवाज़ पर अरसलान की नसें तन गई थीं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर देखो। अंदर ही होगी। असदुल्ला खान ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं है वो अंदर बाबा जान, भाग गई है या भगा दी गई है। अरसलान के गुस्से भरे शब्दों पर समीरा बेगम ने उसे घूरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करने लगी? हाय समीरा भाभी, तो क्या आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई? नजहत ने मुंह पर हाथ रखते हुए ताने के लहजे में कहा। चुप रहो तुम, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। समीरा ने उसे झाड़कर चुप करा दिया। लो भला, अपनी ही बेटी काबू में नहीं रही, किसी यार के साथ भाग गई क्या? तभी अरसलान की खून खौलाने वाली सख्त आवाज़ गूंजी तो सब जगह एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत जहाँ कहीं भी होगी, अरसलान खानज़ादा उसे ढूंढ ही निकालेगा। और अगर किसी ने उसके किरदार पर जुबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। अरसलान सख्त नज़रों से समीरा की तरफ मुड़ा। मेरी बीवी कहाँ है और किस हाल में है, ये तो मैं पता लगवा ही लूँगा, लेकिन अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो फिर तुम्हें ढूंढने वाला कोई नहीं बचेगा। ये कहकर वो गुस्से से भारी कदमों से वहाँ से निकल गया। उसके गार्ड्स और हथियारबंद लोग तुरंत उसके पीछे चल दिए। ये सब ठीक नहीं हुआ समीरा। वो जहाँ भी हो दुआ करो कि जल्दी मिल जाए, वरना अरसलान के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। असदुल्ला खान ने दुखी होकर सिर हिलाया था, जबकि समीरा खुद परेशान थी। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया था, फिर भी उसने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। वो बार बार उसे फ़ोन मिला रही थी, लेकिन वो लड़की कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुल्हन का जोड़ा पहने अवरश भागती जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। बस अपनी माँ पर और उस आदमी पर इतना वो गुस्सा था जिसने उससे निकाह कर लिया था। वो तो निकाह से पहले ही निकलना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। और जैसे ही सब लोग बाहर गए, वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चुपचाप कमरे से निकल गई। घर का हर कोना उसे पता था, इसलिए छिपकर निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन परेशानी ये थी कि उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं था। बस गुस्से से घर छोड़ दिया था। उसे सिर्फ अपनी माँ और अरसलान से बदला लेना था, जिन्होंने अपनी खुर्दगर्जी में उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा था कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है। एक जगह रुककर उसने गहरी सांस ली। मिस्टर छोटे नवाब, तुम्हें क्या लगा कि अफरज खानजादी को पाना इतना आसान है? तो ये तुम्हारी गलती है। निकाह कर लेने से मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन गई। मैं अब भी अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मैं जो चाहूँ वो करूँगी और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। मन ही मन वो अरसलान खानज़ादा से ऐसे बातें कर रही थी। अब वो सड़क पर इधर उधर देख रही थी कि कहाँ जाए। वो घर से काफ़ी दूर निकल आई थी और ये इलाका बिल्कुल सुनसान था, इसलिए उसने घर के पिछली तरफ वाले जंगल से गुजरने वाली
सड़क चुनी थी ताकि किसी को पता न चले और वो आसानी से निकल जाए। लेकिन ये उसकी भूल थी। अरसलान खानज़ादा को कौन रोक पाया है, जो अब कोई रोक लेगा। वो अपने ऊपर डाली शॉल को कसकर लपेटे वो सड़क के किनारे चल रही थी कि तभी एक गाड़ी पास से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकी और फिर पीछे मुड़ी। अवरस का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने चेहरे पर आत्मविश्वास का नकाब बनाए रखा। जी बीवी जी, कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर उसे शरीफ आदमी लगा। मुझे वो बस स्टॉप तक छोड़ दे, अवरस ने नॉर्मल लहजे में पूछा तो वो आदमी पीछे का दरवाज़ा खोल गया। अवरस ने अपने सारे गहने पहले ही उतार कर एक छोटे से बैग में रखे थे। बैग कंधे पर लटकाए वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में कोई गाड़ी पास से गुजर जाती। गाड़ी में बैठा वो आदमी मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। भाई, ये कौन सी जगह है? बस स्टॉप तो दूसरी तरफ रह गया, आप किधर ले जा रहे हैं? अवरस को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। जी, ये शॉर्टकट है, वो जल्दी से बोला। शॉर्टकट की ऐसी की तैसी, गाड़ी रोको फौरन, अवरस ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसने नहीं सुना तो अवरस ने स्टीयरिंग पर हाथ रखकर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हो गई। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी तो अवरस तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ड्राइवर भी उसके पीछे भागा। उसने अवरस को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी शॉल ड्राइवर के हाथ में रह गई और वो झटके से पलटी। उसका बैग हाथ से छूटकर पास के पेड़ों में जा गिरा। उस आदमी ने घटियापन से अवरस की शॉल को अपने कंधों पर डाला और अपने मोछों को ताव दिया था। मुझसे दूर रहो, पास आने की कोशिश की तो जान से जाओगे, अवरस ने उसे धमकाते हुए कहा और अपने मोबाइल पर आती लगातार अरसलान खानज़ादा की कॉल देखी। उसने धीरे से कॉल उठाई। मेरे पास आ जा बुलबुल, मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। मोबाइल पर अरसलान खानज़ादा की आवाज़ थी। उसकी पकड़ मोबाइल पर और कड़ी हो गई। खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़े तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अवरश की कांपती आवाज़ सुनाई दी। अवरश, अवरश लोकेशन ऑन करो, अरसलान खानज़ादा चीखा। लेकिन अवरश सुन चुकी थी। जाने मन, मुझसे छिपना इतना आसान नहीं। और किसको कॉल कर रही हो? वो आदमी उसकी तरफ झपटा। अवरस ने झट से लोकेशन ऑन की और मोबाइल अपने पीछे कर लिया। उस आदमी ने उसे पकड़कर मोबाइल छीना, लेकिन अवरस ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो थोड़ा लड़खड़ाया। मैं अवरस खानज़ादा हूँ, नवाब असदुल्ला खान की नातिन और नवाब अरसलान खानज़ादा की बीवी। अगर मुझे आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी, अवरस ने जोरदार अंदाज में कहा। वो आदमी और गुस्से में झपटा। उसका दुपट्टा खींचा, जिससे अवरस तड़प उठी। उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। अवरस ने दर्द से चीख मारी। अरसलान खानज़ादा को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह फना हो गई हो। वो लोकेशन की तरफ तेजी से गाड़ी भगाने लगा। उसके गार्ड भी उसके साथ थे, पर उसका सारा ध्यान अवरश पर था। अगर तुझे जरा सी भी चोट आई ना अवरश खानज़ादा, तो मैं तेरी जान अपने हाथों से लूँगा, वो मन ही मन कहता हुआ गाड़ी की स्पीड और बढ़ा गया था। अवरस ने जब उस आदमी का चेहरा अपने पास आता देखा तो उसने उसके मुंह पर थूक दिया। इस पर वो और गुस्से में आ गया। उसने अवरस को जोर से दाएं बाएं गाल पर थप्पड़ दे मारे और उसकी बाहों को पकड़कर उसकी आस्तीन को उसके बाजुओं से अलग कर दिया। अवरस दर्द से चीख उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। तभी उसका हाथ पास पड़ी एक ईंट पर पड़ गया। उसने वो ईंट उठाकर जोर से उसके सिर पर दे मारी। वो आदमी सिर पर हाथ रखकर चीखा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। अवरस ने उसे धक्का दिया। वो पीछे गिरा और वो खुद उठने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उठती, उस आदमी ने उसे टांगों से पकड़कर पीछे की ओर झटका दिया था। वो पीठ के बल गिर पड़ी और उसकी कमर के एक हिस्से पर तेजी से चोट लगी थी। दर्द से वो कराह पड़ी। या अल्लाह! उसने कमर पर हाथ रखकर सामने खड़े उस फिरौन को देखा और धीरे धीरे पीछे सरकने लगी थी। उस आदमी के माथे से खून बह रहा था। उसने अपना रुमाल रखकर खून रोकने की कोशिश की। क्या कर दिया तूने? बहुत देर की है तेरे जैसी। कोई भी शाखों से बच नहीं सका, तो क्या तू बच पाएगी? उसने
गाली देते हुए अपनी कमीज उतारने की कोशिश की और फिर एक बार फिर अवरस पर झपटा। उसका वजूद अवरस के वजूद को छू रहा था कि अचानक एक जोरदार गोली उसके कंधे पर लग गई। गोली की छिटकन अवरस के चेहरे पर भी आई थी। वो अपने कंधे को पकड़कर दर्द से चिल्लाया। अवरस सहमी हुई उठ बैठी। आने वाले ने अपनी पिस्तौल फिर से लोड की। उसकी नज़र जिस शख्स पर टिकी थी वही था जिसने अवरस की इज्जत पर गंदी नज़र डाली थी। दूसरी गोली उसके दूसरे कंधे पर भी लगी। वो कराहता हुआ बेहोश सा हुआ और दोनों बाहें लटक गईं। अवरस ने खुद को छुपाने की कोशिश की। उसकी बिखरी हालत देखकर अरसलान ने सख्ती से आंखें बंद की और फिर खोलकर देखा। उसका दिल चाहा कि जिसने सबके सामने उसकी इज्जत से खेला उसे एक गोली सीने में मार दे। उसने अपने आदमी पीछे रोक दिए। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी बीवी को इस हालत में देखे। उसने अपनी शॉल फेंकी और अवरस की ओर देखा। उसकी आंखों में लिखी चेतावनी अवरस ने अच्छी तरह समझ ली थी, इसलिए उसने तुरंत शॉल अपने चारों ओर लपेट ली और कांपते हुए उस रौबदार इंसान को देखा जो उसी वक्त उसके अंदर खौफ भर रहा था। उस आदमी का गुस्सा कौन नहीं जानता था। पूरा खानदान जानता था कि वो कितना तेज और खतरनाक है। अवरस अब समझ चुकी थी। अरसलान ने उस शख्स पर बेहिसाब मुक्के बरसाए थे, लेकिन वो खुद को बचा न सका। वो डरा सहमा सा रह गया था। अरसलान ने उसे गले से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और चिल्लाया, वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। उसकी आवाज़ आसपास गूंज उठी थी। एक झटके में अरसलान ने उसकी गर्दन मरोड़ी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अवरस डर के मारे चीखी। वो गुस्से का तो तेज पहले से ही था, पर उतना ही अंदर से कठोर भी। ये कभी उसने सोचा नहीं था। उसने बेहोश पड़े शख्स की तरफ कदम बढ़ाए। अफरस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। अरसलान ने आगे बढ़कर उसे बाहों से पकड़कर खींचा और उठाया। उसकी चीख निकल पड़ी। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज़ निकली तो यहीं जिंदा दफना दूंगा, उसने गुस्से में डांटा। अवरस का सारा वजूद कांप रहा था, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अरसलान खानजादा का डर सिर चढ़कर बोल रहा था। अरसलान ने उसकी शाल अच्छी तरह से लपेटी और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गया। उसकी कमर में तेज दर्द था, पर उसने एक भी सिसकी न ली। अरसलान ने उसे गाड़ी में धकेल कर बैठाया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके सिक्योरिटी गार्ड दूर से उसके साथ चल पड़े। अवरस भीतर ही भीतर दर्द से कराहती सांसें ले रही थी। वो पहली दुल्हन थी जिसकी रुखसती इतने अजीब और नायाब तरीके से हो रही थी। अवरस ने हैरानी से अरसलान को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान के गुस्से से कैसे खुद को बचाया जाए। वो उसे अपनी हवेली ले जाकर मार देगा और किसी को खबर तक नहीं होगी। हवेली के अंदर ले जाते हुए उसे सीधा अपने कमरे में घसीट कर ले गया। समीरा भी वहीं थी। उन्हें फ़ोन पर बता दिया गया था कि अवरस मिल गई है। वो जानती थी कि अरसलान को उस वक्त बहुत गुस्सा आया होगा, इसलिए उन्होंने सोचा था कि अरसलान किसी तरह अवरस को नुकसान न पहुंचा दे। वो भी उस वक्त खान हवेली में मौजूद थी, पर जब अरसलान अवरस को खींचते हुए कमरे में ले जा रहा था, तब किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि अरसलान को रोके या उससे कुछ पूछे। बाबा जान, क्या वो कुछ कहेंगे? अभी चुप रहो समीरा, कुछ भी बोलकर अरसलान के गुस्से को हवा मत दो। अवरस ने जो किया वो माफ़ नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मैं अपने तरीके से अरसलान को संभाल लूँगा। फ़िलहाल तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, बड़े नवाब ने साफ शब्दों में कहा। तो समीरा बेगम बेचैनी से वहीं खड़ी रहीं। उन्होंने सोचा, इसे मेरी जीत समझो। वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी बेटी को इस पूरी जायदाद के साथ वापस ले जाऊंगी। ये सोचकर वे वहां से अपने घर की तरफ निकल गईं। नवाब असदुल्ला खान हक्का बक्का रह गए कि क्या उन्हें अभी अरसलान से बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके गुस्से से वे भी डरते थे। पर उस वक्त अरसलान से बात करना उन्हें ठीक नहीं लगा। अरसलान ने उसे कमरे से घसीटा और बिस्तर पर जोर से पटक दिया। कमर में इतनी तेजी से चोट लगी कि वो कराह उठी और तड़प कर बैठ गई। उसका हाथ बेकरारी से अपनी कमर पर गया। अरसलान हैरान अंदाज में उसके पास आया और तभी रुक गया। उसने अवरश का हाथ कमर पर रखा देख और उसे उल्टे पुल्टे गिरा हुआ पाकर
अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। अरसल ने आगे बढ़कर उसे सीधा कर दिया तो वो फिर से रो पड़ी। खान प्लीज रुक जाइए वरना मैं मर जाऊंगी। उसे लगा अरसल अब उसे अपना हक पूरा कर रहा है। वो दर्द में तड़पती हुई उससे विनती करने लगी। ये जिद्दी सी लड़की उस वक्त अपने दर्द और अरसल खानजादा के डर से भीख मांग रही थी। मर ही जाओ तो अच्छा है। तुम जैसी लड़की को मैं अपने साथ कमरे में रखने का भी हक नहीं देता, जो शादी की रात घर से भाग निकली। जानती हो कितने सवाल उठेंगे तुम्हारे किरदार पर। उसने उसे बालों से पकड़कर फटकारा। उसके चेहरे पर तेज सांसें थीं। अरसलान उस वक्त पागलपन की हद पर पहुंचा हुआ था। मुझे परवाह नहीं किसी की कौन क्या सोचता है। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने वाली लड़की हूँ। वो मन ही मन कह पाई पर अरसल को कुछ न बोल सकी। उसकी काली सी आंखों ने उसे खौफ दिला दिया था। अभी गला घोट कर मार दूंगा तुम्हें, अरसल ने कहा। तो मार डालो मुझे खानजादा। तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। इस बार वो खुद को रोक ना पाई और तड़पते हुए बोली। अरसल ने उसका जबड़ा जोर से दबा दिया। उसके चेहरे पर पहले से ही उंगलियों के निशान मौजूद थे और गाल सूजे हुए थे। अरसल के पकड़ने से वो और उभर आए थे। मारूंगा जरूर पर इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। पल पल मारूंगा और धीरे धीरे तुम्हारी सांसें छीनूंगा। समझाऊंगा तुम्हें कि नवाब के साथ जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। वो धमका कर बोला और फिर झटके से छोड़ दिया। अवरस फिर से सिसक सिसक कर रो पड़ी। वो इसलिए अरसल से नफरत करती थी क्योंकि वो औरतों को नाजुक समझने की बजाय लोहा समझता था। अपनी तरह जो ताकतवर हो। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। बड़े नवाब की पुकार थी। अरसल तुरंत बाहर गया। उन्होंने उसे समझाया और अवरश के साथ ज़्यादा सख्ती न करने को कहा। अरसल उनके आगे सिर नहीं उठाता, चुपचाप उनकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाकर वापस अंदर आया था। अवरश बिल्कुल चुप पड़ी थी, उल्टी तरह से लेटी हुई थी। उसकी बिखरी हालत देखकर अरसल का खून फिर से उबल उठा था। उसे घुटन सी हुई। दूर करने के लिए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे दूर फेंक दिया था और बिना उसे देखे सीधे बाथरूम में गया था। ठंडे पानी से सावन लेकर वो अपनी तनी हुई नसों को संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि खुद को काबू में रख सके और अवरश को और तकलीफ न पहुंचा सके, क्योंकि वो पहले ही बहुत दर्द में थी। यही सोचकर वो उबर रहा था कि अगर उसने लोकेशन ऑन न की होती तो इतनी जल्दी उसे कैसे खोज पाता। शावर बंद करके उसने टॉवल लेकर बाल सुखाए, वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाली, बदले और बाहर आ गया। अवरश अभी भी उसी हालत में थी। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया तो वो बेहोश पड़ी थी। अरसल अचानक घबरा गया। उसकी बिखरी हालत, फटी आस्तीन और जख्म देखकर वो सिर खुजाने लगा था। उसने उसे बिस्तर पर सीधा लेटाया, सिर तकिए पर रखा और उसके बाल पीछे किए थे। ऐसा लगता था जैसे खूबसूरती उस लड़की पर आकर ख़त्म हो गई हो। अरसल ने उसके जख्मों को फर्स्ट एड बॉक्स से साफ किया और उन पर मरहम लगाया। फिर कमरे की लाइट बंद करके उसके कपड़े बदले। उसके नाजुक वजूद को छूते ही अरसल के अंदर हलचल सी होने लगी थी। ठंडे पानी से नहाने के बाद भी उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। वो सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं, उसका इश्क भी थी। अरसल उससे बेहद मोहब्बत करता था, पता नहीं कब से, और उसका यूं दूर रहना अरसल को और भी उसके करीब खींचता था। जब उसने उसकी कमर को छुआ तो बेहोशी में भी वो दर्द से सिसक उठी थी। अरसल ने बहुत नरमी से उसके वजूद पर हाथ फेर कर ये जानने की कोशिश की कि उसे दर्द कहाँ है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसे कपड़े बदलवा कर उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी। पूरा कमरा रोशनी से भरा गया था। हल्की गुलाबी नाइट ड्रेस में वो उस वक्त किसी कोमल गुलाब की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर उभर आए निशानों को बहुत प्यार से छूते हुए अरसल ने वहां अपने होठ रख दिए। फिर वो रुका नहीं। उसने उसके पूरे चेहरे पर प्यार भरे स्पर्श छोड़ दिए थे। जब उसके होठों के पास पहुंचा तो उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। उसने अपना माथा उसके माथे से सटाया और गहरी सांस ली। उसके नाजुक होठों को छूने ही वाला था कि वो रुक गया। वो नहीं चाहता था कि बेहोश हालत में वो कुछ ऐसा करे
जिससे उसे और तकलीफ हो। वो चाहता था कि जब वो होश में हो तभी उसे पूरी तरह अपना बनाए। वो उठने ही वाला था कि अचानक अवरिस ने उसकी उंगलियां थाम ली, जैसे उसे उसकी पनाह चाहिए थी। अरसल ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, लाइट बंद की और सिर्फ हल्की नाइट लाइट जला दी। फिर वो बेड के हेडरेस्ट से टिक गया था। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती अवर, तो अरसलान उसका ऐसा हाल करता कि वो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हें तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। चाहूँ तो अभी तुम्हें अपना हक दे दूँ, लेकिन नहीं, मैं वो हक तब लूँगा जब तुम होश में होगी, जब तुम मेरी हर सांस को महसूस करोगी। तुम्हारी सिसकियाँ जब इस कमरे में गूंजेंगी, तभी मेरे इस बेचैन दिल को सुकून मिलेगा। अलार्म की तेज आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया, अपने सीने पर किसी का सर महसूस किया, तो आंखें थोड़ी सी खोली। अवरश गहरी नींद में उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसका इतना करीब होना फिर से अरसल के दिल में हलचल मचा गया था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में लपेट लिया। अवरस की एक हल्की सी सिसकी निकली तो वो झट से पीछे हट गया। अवरस की आंखें खुली और उसी पल अरसल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उनकी बाहों में, रात नहीं, वो मन ही मन सोचने लगी। वो अचानक पीछे हटना चाहती थी, लेकिन कमर के दर्द ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वो फिर से सिर झुकाकर अरसल के सीने पर टेक गई। सिर उठाकर उसने उस खूबसूरत मगर अपने से 9 साल बड़े और गुस्सैल शख्स को देखा था। अफरस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इतना करीब था कि दोनों की सांसों की गर्मी एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। अफरस ने पीछे हटने की कोशिश की तो अरसलान ने बिना कुछ कहे उसे पीछे किया और खुद उठकर बाथरूम में चला गया था। वो अवरस को कल की गलती इतनी आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। अवरस ने गहरी सांस ली और उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या अरसल ने मेरा फ़ायदा उठा लिया? मेरी बेहोशी का गलत फ़ायदा लिया? वो चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरसल बाहर आया तो उसे रोता देखकर चौंक गया। किस बात का मातम मना रही हो? जान बच गई या अरसल खानजादा की पकड़ से बच गई? उसने ताना मारा। आईने के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगाते हुए बोला, अपने मेरा फ़ायदा उठाया मेरी बेहोशी में। वो रोते हुए बात पूरी न कर पाई। उसकी बात सुनकर अरसल झटके से उसकी ओर पलटा। तुम्हें होश है कि नहीं? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अरसल खानजादा को सह सको? वो उसके करीब आया और अवरिश डर के मारे पीछे सरक गई थी। वो बेड के हेडबोर्ड पर हाथ रखकर उसके ऊपर झुक गया। किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी बेहोशी में तुमसे हक लूँगा। मेरा अरमान है तुम्हें होश में जागते हुए बेचैन देखकर वो हक लेना, और वो ज़रूर पूरा करूँगा। नाश्ता भिजवा रहा हूँ, यहीं खा लेना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ। कमरे में ही रहना, नूरी सब चीज़ें पहुंचा देगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। बदतमीज बेवकूफ़। अफरिस ने उसे गुस्से में नए नाम दिए और मुश्किल से उठकर बाथरूम चली गई। वलीमे की दावत अपने उरूज पर थी। बिजनेस पार्टनर्स, दोस्त, यहाँ तक कि राइवल्स भी वहाँ मौजूद थे। अफरिस ने पूरे दिन आराम किया था, इसलिए शाम तक उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। बस कमर का दर्द अभी भी था। वो अरसल के साथ स्टेज पर बैठी तो सबकी बोलती बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि वो कल कहाँ गायब थी। उसके चेहरे की चमक सबको दिख रही थी। सबको हैरानी थी कि जो लड़की कल शादी की रात भाग गई थी वो आज अपने शौहर के साथ इतनी सजी धजी बैठी है। सुमेरा उसे खींचकर एक तरफ ले गई। कुछ कहा तो नहीं उसने कल रात? उसने धीमे से पूछा। नहीं मम्मा, अवरिस ने झिझकते हुए कहा। कहाँ चली गई थी तुम? पता है कल तुमने सबको कितना परेशान किया। मेरा दिल बैठ गया था। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। अवरिस ने भरोसे से कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। और हाँ, कुछ भी हो जाए अरसल को अपने करीब मत आने देना। बाकी सब मैं संभाल लूँगी, समझी? वो कहकर मुस्कुराई और चली गई।
अवरिश को अंदर ही अंदर हिलाकर रख गई। जिस शख्स की इज्जत को कुचलकर वो घर से निकली थी, उसी शख्स ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। और माँ ने एक बार भी नहीं पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं दर्द तो नहीं हुआ। अवरिश की आंखों से तो आंसू बह निकले। अवर बेटा, अगर कोई परेशानी है तो अपने नाना से शेयर कर लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सुलझाने की। लेकिन भागना कभी हल नहीं होता, उससे बस और मसले बढ़ते हैं। मैं अरसल को जानता हूँ, वो बहुत गुस्से वाला है। मुझे डर था कि कहीं वो कल की हरकत पर तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन आज तुम्हें ऐसे खुश देखकर मेरा दिल हल्का हो गया। नवाब असद खान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। वो लोग ड्राइंग रूम में थे और वो उसे बहुत प्यार से समझा रहे थे। लेकिन अवरिश के दिल में अब एक गांठ पड़ चुकी थी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब वो कमरे में आई तो अरसल वहां नहीं था। उसने राहत की सांस ली और ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई। उसकी कमर में अभी भी तेजी से दर्द था, शायद जख्म गहरा था। ये सोचते हुए उसने मुश्किल से अपने ब्लाउज की जिप नीचे खींची, जो बहुत टाइट थी। वो अपने जख्मों को देखने में इतनी खो गई कि बाकी सब भूल गई। वो अचानक अरसल के अंदर आने को नोट ही नहीं कर पाई। उसने जैसे ही आईने में अपनी कमर के एक तरफ बड़ा सा नीला निशान देखा तो दंग रह गई थी। उसने उसे छूकर देखने की कोशिश की, मगर हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। बस आईने में ही उसे देख पा रही थी। आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसे उस वक्त अपनी तकलीफ सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। उसने दराज खोली, कोई क्रीम ढूंढने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो फिर से उस नीले निशान को देखने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े अरसल पर पड़ी। अवरिश उसे देखकर सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे अंदर चला आएगा। अरसल की नज़र सीधे उसके ब्लाउज के नीचे कमर पर पड़े उस नीले निशान पर पड़ी थी। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। अवरिश ने जल्दी से ब्लाउज नीचे खींचकर ठीक किया और अपने आंसू पोंछते हुए मुंह फेर लिया था। अरसल ने मुट्ठियां भींच ली, मतलब वो अब भी उससे अपने जख्म छिपा रही थी, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और आईने में उसे देखने लगा। उसकी पलकों में कपकपी थी। अरसलान ने उसकी ब्लाउज की ओर हाथ बढ़ाया तो अवरिश घबरा कर उसकी ओर मुड़ी और सिर हिलाकर मना किया। अवर मुझे देखने दो, कहाँ चोट लगी है। उसके लहजे में अब की बात नरमी थी। मैं ठीक हूँ, वो डरते हुए बोली। वो नहीं चाहती थी कि अरसल उसको वो निशान देखे, लेकिन अरसल ने उसकी घबराहट की परवाह किए बिना ब्लाउज को ऊपर उठा दिया। अवरिश ने आंखें कसकर बंद कर लीं। अरसल जब उसकी कमर पर पड़े गहरे नीले निशान पर पहुंचा तो जैसे जम सा गया था। ये ये सुबह बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। अवरिश ने धीरे से आंखें खोली। अरसल ने सिर हिलाया और फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकाल लाया। मैं खुद लगा लूंगी। अवरिश ने जल्दी से उसके हाथ से क्रीम लेने की कोशिश की। हाँ हाँ, लगा लो, उसने बिना बहस किए क्रीम पकड़ा दी। आप जाएं। वो जाने क्यों बहुत घबरा रही थी। शायद अपने दिल की धड़कनों के शोर से परेशान थी, जो अरसल के सामने और तेज हो जाती थी। मेरे सामने लगाओ, अरसल ने सख्त आवाज़ में कहा। अवरिश को ये बात बहुत बुरी लगी। आप जाइए, मैं लगा लूंगी, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैंने मेरे सामने लगाओ, इस बार उसके लहजे में हुक्म था। अवरिश ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन मजबूरी में क्रीम का ढक्कन खोल दिया और आईने में अपने निशान पर क्रीम लगाने की कोशिश करने लगी, मगर उसके अजीब ढंग से अरसल को और ज़्यादा चिढ़ा दिया। वो क्रीम वापस उसके हाथ से लेकर उसका रुख अपनी ओर किया और उसकी कमर पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अवरिश डर के मारे उसके सीने से जा लगी। आईने में दिख रहा था अरसल उसकी कमर थामे उसी निशान पर क्रीम लगा रहा था। उफ! अवरिश दर्द से सिसक उठी। उसने अरसल की वहां पकड़ ली। उसकी उंगलियों की दबाव उसकी नर्म बजूत पर महसूस हो रहा था। अरसल के हाथ धीरे धीरे रुक गए। एक पल को उसका दिल बेचैन हो उठा। वो उसकी थी, उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसकी जिम्मेदारी, और फिर भी वो खुद को रोक रहा था। प्लीज छोड़ो मुझे। अवरिश उसकी उंगलियों के स्पर्श से कांप उठी थी। अरसल ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा,
डरो मत, अभी नहीं, वक्त आने दो। जब अपनाऊंगा तो तुम्हारी सांस तक रोक दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और अवरिश चुपचाप खड़ी रह गई। कुछ दिन ऐसे ही खामोशी से बीत गए। घर में जैसे सन्नाटा था। अरसल बिजनेस के काम से विदेश चला गया था और अवरिश खान हवेली में पूरे रौब से रह रही थी, जैसे वो अब घर की असली मालकिन हो। अरसल के जाने की सबसे ज़्यादा खुशी उसी को थी। उसका यूं मुस्कुराना समीरा को खटकने लगा था और उन्होंने अब प्लान भी इस्तेमाल करने का सोच लिया था। उन्होंने अवरिश को फ़ोन किया, बहाने से बुलाना चाहा, लेकिन अवरिश अपनी दुनिया में इतनी मग्न थी कि उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो नहाकर बिना दुपट्टे के आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अरसल लंबे कदमों से अंदर आ गया। अवरिश उसे अपने सामने देखकर ठिठक गई। उसके हाथ में कंघी रुक गई। अरसल की नज़रें उसके बालों से नीचे फिसलती उसके वजूद पर टिक गईं। उसका यूं बेबाक देखना अवरिश को शर्मिंदा कर गया था। ये अचानक कहाँ से आ गया? उसने जल्दी से दुपट्टा उठाकर खुद पर ढका था। उसकी इतनी झिझक देखकर अरसल ने माथा मसल लिया। इतने दिनों बाद शौहर को देखकर खुश होने की बजाय उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने बुलाया है तुम्हें, चलो छोड़ आऊं। अरसल ने सपाट लहजे में कहा। क्या? मम्मा को क्या हुआ? उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो घबराई। ये पूछताछ बाद में करना, चलो, मुझे और काम है, उसने गुस्सा रोकते हुए कहा। वो सोच रहा था कि इंडिया लौटकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेगा, लेकिन अब उसे दादाजी के कहने पर अवरिश को उसकी माँ के पास उसके घर छोड़कर आ रहा था। गाड़ी जैसे ही खान हाउस के बाहर रुकी, दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। अवरिश, अरसलान खानजादा, वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी माफ़ की। अब मगर यहाँ तुमने फिर से कोई गलती दोहराई तो याद रखना, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। माँ के घर आई हो, सुकून से माँ की 4 दिन सेवा करो। जब लेने आऊँगा तो साथ चलना। तब तक अपनी देखभाल अच्छे से करना। वो उसके पास झुकते हुए गहरी आवाज़ में बोला और उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। ये सब जैसे अपने आप हो गया था। अवरिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो तुरंत अपनी नज़रें विंडो पर टिका कर बोला, जाओ अंदर। वो चुपचाप गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, अरसलान की गाड़ी वहां से निकल गई। बाहर सिक्योरिटी गार्ड की भारी टीम तैनात कर दी गई थी, जैसे पूरे घर को घेर लिया गया हो। मम्मा, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो मुझे बोल देती ना, मैं आ जाती। अरसलान को क्यों बुलाया? वो नाराज सी होकर बोली, अरसल को नहीं, तुम्हारे नाना जान को बुलाया था। तुम्हें तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि माँ का हाल पूछ लो। सेवा करना तो दूर की बात है। समीरा बेगम ने ठंडे लहजे में कहा। मम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, अवरिश ने माँ को गले से लगाते हुए कहा। सुमेरा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अब जो वो चाहती थी वो आसान हो गया था। उसे यहाँ आए 2 दिन हुए थे कि सुमेरा उसके पास आई। अवरिश बेटा, इन पेपरों पर साइन कर दो। कौन से पेपर मम्मा? उसने सिर दर्द से भारी आंखों से पूछा। बेटा, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। उनका लहजा बहुत प्यारा था। मम्मा, आप जानती हैं ना, मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं। जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। मेरी इकलौती बेटी हो तुम। तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? उनके इतने प्यार से बोलने पर अवरिश ने बिना देखे ही साइन कर दिए। ये लीजिए, खुश? वो मुस्कुराती हुई बोली तो सुमेरा बेगम ने उसके माथे को चूम लिया। बहुत खुश मेरी जान, अब मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, खा लेना और दवा लेकर सो जाना। अब बाकी सब तुम्हारी माँ संभाल लेगी। वो प्यार से बोलकर चली गई। अवरिश का सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। 2 दिन से अरसल ने खुद को बहुत मशरूफ़ कर लिया था। वो ज़्यादातर समय ऑफिस में ही रहता था। आज चौथा दिन था जब से अवरिश अपनी माँ के घर गई थी, लेकिन ना तो उसने कॉल की और ना ही अरसलान ने। पूरे दिन अरसल खुद को काम में उलझाए रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार मोबाइल पर जा रहा था। वो शायद चाह रहा था कि अवरिश उसे फ़ोन करे,
लेकिन मोबाइल की खामोशी ने उसके अंदर झुंझलाहट भर दी थी। उसने इतना वक्त देने के बाद भी कुछ नहीं बदला था। उसे दुख हो रहा था कि अचानक से सुमेरा खान तूफान की तरह ऑफिस में दाखिल हुई। उन्हें देखकर अरसल के माथे पर बल पड़ गए। आप यहाँ? उसने ठंडे लहजे में पूछा। मुझे तो यहाँ आना ही था नवाब अरसल खानजादा। तुम्हें तुम्हारे खेल में हराना भी तो है। उनके अंदाज में नफरत साफ झलक रही थी। जो कहना है साफ साफ कहिए। अरसल ने अपनी जगह से उठते हुए बोला। क्या तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे? मेरा नाम सुमेरा खान है। आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। तुम क्या हराओगे? सुमेरा ने घमंड से कहा। ये रहे तलाक के पेपर जिन पर अवरेश के साइन हो चुके हैं। उम्मीद है तुम भी साइन कर दोगे और इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दोगे। एक पल को वहाँ सन्नाटा छा गया था। आपको लगता है मैं ये करूँगा? अरसल की नसें तन गई थीं। तुम करोगे अरसल खान, क्योंकि मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। झूठ मत बोलिए, आपकी किसी बात पर अब भरोसा नहीं। अरसल ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा तो क्या तुम्हें पता है अवरिश अब तक तुम्हारे करीब क्यों नहीं आई? इस बार उनके शब्दों ने अरसल के दिल को चीर दिया। क्योंकि वो तुमसे रिश्ता ही रखना नहीं चाहती थी। ये सब पहले दिन से तय था। तुमने अपने दादा के साथ मिलकर चाल चली थी। हमने भी जवाब में चाल चल दी। हिसाब बराबर। सुमेरा की आवाज़ में जहर था। अरसल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अब कोई ड्रामा मत करना। तुम और तुम्हारे दादा जान, जिन्होंने सिर्फ तुम्हें ही अपना पोता माना, बेटी और नातिन को तो कब का भूल चुके हैं। वो गुस्से में बोली। इन पेपरों पर साइन कर देना वरना मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं। ये कहकर वो बाहर निकल गई। हर्षल के हाथ में अब भी वो पेपर थे जिन पर अवरीश के साइन थे। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। इतनी बड़ी साजिश उसने मेरे साथ ये किया। उसने कागजों को कसकर पकड़ा और ऑफिस से निकल गया। अब उसका इरादा सीधा खान हाउस जाने का था। बहुत डील दे दी मैंने मिसिस अवैस खानजादा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस रिश्ते का सच बता दूं जिसके लिए तुमने अपनी माँ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो आंधी और तूफान की तरह खान हाउस में दाखिल हुआ था। सीधे ऊपर जाकर उसने अवरिश के कमरे का रुख किया जहाँ वो अभी शावल लेकर निकली थी। अचानक गुस्से से अरसल को कमरे में आता देख वो चौंक गई थी। आप इस वक्त उसे हैरानी हुई। वो हमेशा उसके नहाने के वक्त ही आता था, जैसे कोई तय टाइम हो। अरसल ने दांत पीसते हुए उसे देखा और बिस्तर पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, जिसे अवरिश ने फौरन ओढ़ लिया था। अरसल गुस्से में आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे कमर से बाहर खींच लिया। छोड़िए, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अवरिश ने रोक कर कहा, लेकिन अरसल ने उसका हाथ और ज़्यादा जोर से दबाया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। अवरिश उसे इस हालत में देखकर डर के मारे कांपने लगी थी। वो इतने गुस्से में बहुत दिनों बाद आया था। अगले ही पल अरसल उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया और कार में बिठाकर दरवाज़ा जोर से बंद किया। अवरिश डर के मारे सिहर उठी। नौकरानी अजरा ने फौरन समीरा को फ़ोन लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरसल को अचानक क्या हो गया और वो अवरिश के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अरसल ने गाड़ी को तेज स्पीड में दौड़ा दिया, जिससे अवरिश की जान निकलने लगी थी। खान प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए, उसके बोलते ही अरसल ने और स्पीड बढ़ा दी। अवरिश सीट को कसकर पकड़ते हुए रो रही थी और उसे देखती जा रही थी कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी और उसका सिर डैशबोर्ड से जा टकराता। अरसलान ने हाथ बढ़ाकर उसका सिर बचा लिया। वो गुस्से में भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वो कोई सुनसान इलाका था। अवरिश को घबराहट होने लगी। अरसल ने सीट बेल्ट खोलकर उसे कार से बाहर निकाला और गाड़ी के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। एक शौहर अपनी बीवी के कितने करीब आता है, कितना नहीं, ये बात उनके बीच रहनी चाहिए ना। फिर किसी तीसरे को ये बात कैसे पता चली? अरसल का लहजा ठंडा और सख्त था। उसकी बात सुन अवरिश की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी थी। जवाब दो, वो दहाड़ा। अवरिश ने डर से आंखें बंद कर लीं। अवरिश, मेरी सहनशीलता को मत आजमाओ। अगर तुमने मोहब्बत ना होती तो आज तुम भी सोच नहीं सकती
कि मैं क्या कर देता। वो उसके करीब आ गया, दर्द और बेबसी में डूबा हुआ। अवरीश की आंखें खुली, आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। मैं मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने टूटे हुए शब्दों में कहा। अरसल गुस्से में भी उससे प्यार का इजहार कर गया था, लेकिन अवरीश को ये बात सुना ही नहीं दी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तो मेरे करीब नहीं आई, ये बात उन्हें कैसे मालूम हुई? वो फिर दहाड़ा। अवरीश ने डर के मारे उसकी शर्ट पकड़ ली। मुझे नहीं पता, वो हिचकियों में रो पड़ी। तुम्हें नहीं पता तो फिर तलाक के पेपर पर साइन भी तुम खुद ही कर दिए उन्होंने, या तुमने आंख बंद करके कर दिए? अरसल और जोर से चिल्लाया, तलाक। अवरीश का सांस रुक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना। अब मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलवाऊंगा मिसेस खानजादा, कि तुमने नवाब अरसलान खानजादा से पाला पड़ा है। उसने अवरीश को फिर से कार में बिठाया और तेजी से गाड़ी चढ़ाने लगा। अवरीश बस खामोश होकर उसे देखती रह गई। अरसल उसे अपने फार्म हाउस ले गया। वहां कमरे में ले जाकर उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। अवरीश ने डरती हुई नजरों से उसे देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो पल भर को बुरी तरह डर गई थी। अरसल अपने बालों में हाथ फेरता कमरे में इधर उधर घूमता रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर समीरा खान का नाम चमक रहा था। अरसल के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। उसने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। कहाँ हो तुम? कहाँ ले गए हो मेरी बेटी को अरसलान खान? मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो वरना। समीरा की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर अरसल को अजीब सा सुकून मिला। उसने शांत लहजे में कहा, आपकी बेटी नहीं, अपनी बीवी को लेकर आया हूँ। बकवास मत करो, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है। उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं, समझे तुम? अरसलान ने दर्द भरी नज़रों से अवरीश को देखा, जो अब अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी में डूबी थी। आपकी बेटी ने साइन किए? मैंने नहीं, और जब तक अरसलान खानजादा के साइन नहीं होते तलाक तो नहीं हो सकती सासू माँ। हर लफ्ज़ को चबा चबा कर कहते हुए वो उन्हें और भड़का गया। तुम मुझे मेरी बेटी वापस दो, भूल जाइए आप। अब आपकी बेटी आपको वापस नहीं मिलेगी। बहुत शौक है ना आपको मियाँ बीवी के बीच में दखल देने का, तो अब आज की रात के बाद अपनी बेटी से पूछिएगा उसका शौहर उसके कितना करीब आया था। गुर्राते हुए उसने उनकी बात सुने बिना कॉल काट दी, फिर मोबाइल ऑफ कर दिया और गुस्से से अवरीश की तरफ देखा, जो अभी बस चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे कोई सपना देख रही हो। अरसल ने अपनी शर्ट के बटन खोले और एक सख्त नज़र से उसे देखा, फिर शर्ट फेंक दी। अवरीश को लगा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, लेकिन उसका कांपना अरसल से छुपा नहीं। वो उसके करीब आया, बालों को मुट्ठी में जकड़ा। अवरीश तरस से तड़प उठी। अरसल। उसके होठों से पहली बार उसका नाम सुनकर वो ठिठक गया था। उसके कांपते होठों को देख वो एक पल के लिए अपनी धड़कन भी भूल गया था, फिर अनजाने में ही झुककर उसके होठों पर आ गया। जितनी शिद्दत से वो झुका था, अब धीरे धीरे उसमें नरमी आने लगी थी। अवरीश को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। वो उसका हल्का सा स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरसल थोड़ा पीछे हुआ और उसके चेहरे पर फैले लालपन को देखने लगा। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, फिर तुमने खुद को और मुझे बेलिबास क्यों किया? जवाब दो। मैंने तो तुम्हें वक्त दिया था कि तुम संभल जाओ, खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, लेकिन तुमने मेरी नरमी का गलत फ़ायदा उठाया। वो दर्द भरे लहजे में बोला, उस दिन तुम भाग गई, उस बात का इतना दुख नहीं जितना आज इस बात से हुआ है कि तुमने हमारे बीच की बात किसी और को कैसे बता दी। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी परवाह क्यों नहीं दिखी अवरीश? अब उसका लहजा टूट चुका था। अवरीश जोर से रो पड़ी। आप आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं जो भी कहूँ आपको झूठ लगेगा, इसलिए आप कोई सफाई नहीं दूंगी। वो आंसू रोकते हुए बोली, मगर फिर भी रो पड़ी। आपको जो समझना है समझिए। हाँ, सब बताया मम्मा को हमारे बारे में, डिवोर्स पेपर भी साइन किए। अब खुश? वो हिचकियों में बोली। अरसलान में चुपचाप बस सुन लिया, फिर बोला, अवरीश याद रखना, मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? उसके माथे पर होठ रख कर वो उठा।
शर्ट उठाई और कमरे से बाहर चला गया। अवरिश उसे जाता देखती रह गई। क्या अरसलान सच में उससे प्यार करता है? वो खुद से सवाल करने लगी। और क्या मैं भी? तभी उसकी नज़र अरसलान के मोबाइल पर पड़ी। उसने मोबाइल उठाया और ऑन किया। अपना फ़ोन तो वो घर पर ही छोड़ आई थी। अरसल ने उसे मौका ही कहाँ दिया था कि वो ले सके। उसने उसी के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल लगाई। दूसरी बेल पर कॉल उठाई गई। अरसल, मेरी बेटी कहाँ है? मम्मा। दूसरी तरफ से बेटी की आवाज़ सुनते ही समीरा बेगम तड़प उठी। अवरिश, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक हो? मम्मा, अभी तो ठीक हूँ। आप इतनी नीच चाल कैसे चल गईं? आपने मुझसे धोखे से साइन करवाए क्यों? अवरिश के लहजे में दर्द था। अवरिश, मेरी बात सुनो। ये सब हमारा प्लान था। तुम्हें सिर्फ निकाह करना था ताकि सारी जायदाद मेरा नहीं, ये आपका प्लान था मम्मा। मैं न तब इसका हिस्सा थी न अब हूँ। मैं अरसल खानजादा से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी, सुना आपने? बल्कि अब उसने अपना रिश्ता और गहरा बनाऊंगी, जैसा उन्होंने कहा था। आपको बहुत शौक है ना दूसरों के बीच में टांग अड़ाने का। तो अब देखिएगा आपकी बेटी क्या करती है। उसने गुस्से में कहते हुए कॉल काट दी। समीरा बेगम वहीं सिर पकड़ कर रह गईं। तभी अरसल वापस लौटा। उसने अवरिश की सारी बातें सुन ली थी। उसे समझ आ गया था कि अवरिश किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी। उसके दिल की सारी बदगुमानियां मिट गईं। अवरिश ने आंसू पोंछे अरसल को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मोबाइल उसके हाथ में देखते हुए फिर रो पड़ी। अरसल ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। वो सिर झुकाकर और ज्यादा रोने लगी। इसे पता था कि यह आदमी इतना प्यारा निकलेगा कि अवरिश को उससे जुदा होने का ख्याल ही जानलेवा लगेगा। वो भी उसे चाहने लगी थी मगर कह नहीं पाती थी। आज उसकी बदगुमानी ने उसे तोड़ दिया था। उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और सिसकने लगी। अरसल ने उसका ये रोना देखा नहीं गया। उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। अवरिश का रोना और तेज हो गया था। अरसल उसकी पीठ सहलाता रहा। आज उसका माँ पर से विश्वास टूटा था, लेकिन अरसल को अब उसे संभालना था। उसने उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। अवरिश के पूरे वजूद में कपकपी उठ गई थी। वो रोना भूल गई और सिर उठाकर उसे देखने लगी। अरसल की आंखों में गहरी मोहब्बत थी। वो नज़ारे देखकर अवरिश सिहर उठी थी। अरसल ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और वो उसकी छुअन को अपनी रूह तक महसूस करने लगी थी। अवरिश, तुम तो शुरू से मेरी थी ना। मोहब्बत नहीं इश्क है मुझे तुमसे, और तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। आपने मुझे कभी एहसास ही नहीं दिलाया। मुझे तो बस यही पता था कि अरसल खानजादा का बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से मैं उसे डरने लगी थी। लेकिन आज मैंने भी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। अरसल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी और अपने जुनून का एहसास करवाता हूँ। उसने उसके गले से दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और उसके नखरे हुए चेहरे को देखकर पल भर के लिए बहक गया था। अवरिश का सांस गले में अटक गया। उसकी नज़दीकी का ख्याल आते ही उसकी रूह कांपने लगी थी। अरसल ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया। वो थूक निकलते हुए उसे देखने लगी। अरसल ने मुस्कुराकर उसकी आंखों पर हाथ रखे और कहा, आंखें बंद करो। तो उसने सांस रोक ली। अगले ही पल वो उसके होठों पर झुक गया और उसकी सांसों से खेल गया। वो जैसे उसकी सांसों को चुरा ले गया था। अवरिश ने उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो तो पूरी तरह उसके प्यार के जुनून में डूबा था। उसने उसके दोनों हाथों को धीरे से बिस्तर के किनारों पर पिन किया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। उसकी हल्की सी सिसकियों की आवाज़ ने अरसल के रग रग में एक अजीब सा सुकून भर दिया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पा रहे थे। आज उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ हम सफ़र ही नहीं, वो एक दूसरे का सुकून भी हैं। 2 महीने बाद समीरा खान ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बेटी से मिल सकें, उसे समझ सकें, उसे अपनी तरफ कर सकें, लेकिन अब उनकी बेटी उनके हाथ से निकल चुकी थी। अब तो उसकी डोर अरसल खानजादा के हाथ में थी। वो अब उसकी धड़कन थी और अरसल ने भी उसे अपनी जान बना लिया था। दादा जान और अरसल उसके हर नखरे उठाते थे। एक दिन दादा जान की किसी बात पर अवरिश हंसी। तभी समीरा खान अंदर आ गईं।
उनका यहाँ आना मना था, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर चली आई थीं। उन्हें देखकर अवरिश एकदम खड़ी हो गई। उन्हें आते ही अवरिश को गले से लगा लिया। कैसी हो बेटी तुम? इतना वक्त बीत गया, न बात की न मिलने आई। क्या माँ इतनी बुरी हो गई? वो रोते हुए बोली। सीढ़ियों से उतरते अरसल ने ये सब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अवरिश ने शांत आवाज में कहा, आपने माँ बनकर क्या ही किया है? माएँ तो बेटियों का घर बसाती हैं, पर आपने तो उसे उजाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी बातों में दर्द था, लेकिन आज वो बहुत मजबूत लग रही थी। समीरा खान ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम माँ को माफ़ नहीं कर सकती? अवरिश की आंखों में भी आंसू आ गए। वो फिर से माँ के गले लगी, लेकिन तभी अचानक उसका जी मिचलाने लगा। वो पीछे हटकर कमरे की तरफ भागी। अरसल उसके पीछे गया। वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। अरसल ने उसकी पीठ सहलाई और उसके चेहरे पर पानी डाला, फिर उसे अपने पास खींच लिया। तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में परेशानी थी। अवरिश ने आंखें बंद करके उसके सीने पे मुंह छुपा लिया था। अरसल ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, उसने कहा, लेकिन अवरिश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं ठीक हूँ नवाब जी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर अरसल फिर भी परेशान था, इसलिए उसने डॉक्टर सामिया को फ़ोन कर लिया। कुछ देर में डॉक्टर आई और खुशखबरी सुनाई, अवरिश माँ बनने वाली है। खान हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। नवाब असदुल्ला खान ने मिठाई बांटने और सदके के बकरे मंगवाने का हुक्म दिया। अरसल तो बीवी के कदम जमीन पर पड़ने ही नहीं दे रहा था। अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देखकर समीरा खान की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने सबके सामने अपने किए की माफ़ी मांगी। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर सबने एक दूसरे के लिए दिल साफ कर दिए थे। सबको समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मोहब्बत और सुकून है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आए तो एक लाइक करना।